पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अर्नेस्ट रेनन के विचार राष्ट्र क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं राकेश नॉलेज कॉर्नर आपको अर्नेस्ट रेनन के राष्ट्र के प्रति क्या विचारधारा है, उनके बारे में मैं आज आपको बताने आया हूँ। फ्रांसीसी दार्शनिक फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में स्वान विश्वविद्यालय में दिए लेक्चर में राष्ट्र के बारे में उन्होंने अपनी बातों को प्रस्तुत किया। उन्होंने इस विचार की आलोचना की कि राष्ट्र एक समान भाषा, कॉमन लैंग्वेज, रेस, जाति या नस्ल, धर्म या टेरिटरी क्षेत्र से नहीं बनते। उनके विचार इस प्रकार हैं: एक राष्ट्र लंबे प्रयासों और संघर्षों और निष्ठा, महान पुरुषों के बलिदान, काम करने की इच्छा, एक बड़े जन समूह का होना, यह सारे शर्त राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। एवं स्वतंत्रता की गारंटी ऑफ लिबर्टी का होना आवश्यक है। अगर दुनिया में केवल एक कानून एक मालिक के हाथ में होगा तो लिबर्टी, स्वतंत्रता का हनन होगा। उम्मीद है कि आपको अर्नेस्ट के रेनन राष्ट्र के विचार जो एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी के रूप में दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें फ्रेडरिक शोरे के विचार जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पिक्चरों को दिखाते हुए जो यूरोप की जनता एक लाइन में खड़े होकर अपने नए राष्ट्र के लिए अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए दिखाए गए। अब उसके आगे की जो कहानी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार के बारे में मैं आपको एनसीईआरटी के जो आप किताबों में जो दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आप क्लास 9th में आप इसको पढ़े होंगे। फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश शासक, जिसको एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की कहा गया, जिसका अर्थ था कि उस राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। टोटल जो है वह नागरिकों को के बारे में नहीं सोचता था। फ्रांस की क्रांति इस बात को दर्शाता है कि राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, राजतंत्र से निकलकर फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ गए, जिसमें हम यह कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन। इस क्रांति का इस बात को कहता है कि राष्ट्र का गठन एवं उसकी नियति, उसके भाग्य फ्रांस की जनता के हाथ में आ गए। अब जनता ही फ्रांस का भाग्य को तय करेगा। फ्रांसीसी क्रांति जो रेवोल्यूशनरी ने राष्ट्रीय भक्ति को उभारने के लिए लोगों में सामूहिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना को उभारने का प्रयास इस प्रकार किए गए। पृष्ठभूमि ला पैट्री और नागरिक लीव सिटियोन जैसे विचारों पर जोर दिए गए। संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए। फ्रांसीसी झंडा चुना गया। स्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली कर दी गई एवं चुनाव में सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई। नई राष्ट्र स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ।
एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों के समान कानून लागू किए गए। आंतरिक आयात निर्यात टैक्स को खत्म कर दिया गया। वेट और मेजरमेंट भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था कर दी गई। क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा को मना किया गया। फ्रेंच जैसी बोली और लिखने पर जोर दिए गए। वही राष्ट्र की कॉमन लैंग्वेज बाद में चलकर बन गई। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में विश्लेषण समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का समझने में कोई कठिनाई आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि यह वीडियो कैसा है। सुझाव का स्वागत है बच्चों। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की थी कि राष्ट्र का यह भाग्य लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा, जिसका अर्थ था कि फ्रांस यूरोप को अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा। फ्रेंच सेना 1990 के दशक में होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के क्षेत्र में गए और वहां पे क्रांतिकारी युद्धों के साथ साथ फ्रेंच के विचारों जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी के विचारों को भी अवगत कराते जा रहे थे। जैसा कि नेपोलियन के बारे में आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि नेपोलियन फ्रांस का महान सेनापति और उन्होंने कई युद्धों में जीत हासिल की थी। उनकी महत्वाकांक्षा सैनिक सफलताओं ने इतिहास का महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। अब आप नेपोलियन के बारे में समझ गए होंगे। फ्रांस में राजनीतिक के साथ साथ प्रशासनिक आर्थिक बदलाव हो रहे थे। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां के प्रजातंत्र को नष्ट किया था। इन सब के बावजूद प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ने तर्क संगत और कुशल बना दिया। 1804 में सिविल कोड नागरिक संहिता लागू किया गया, जिसमें जन पर आधारित विशेषाधिकार जो क्लर्जी नोबिलिटी को मिले थे उसे समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम जो आमतौर पर कुछ भारत की जमींदारी व्यवस्था से मिलती थी उसे समाप्त कर दिया। किसानों को भू दासत्व और जमींदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी सुधारों गिल्ड सिस्टम के नियंत्रण को हटाया गया। यातायात संचार व्यवस्था को सुधारा गया। कारीगरों, मजदूरों और उद्योगपतियों ने नई आजादी चखी। इस नेपोलियन की सुधार व्यवस्था, जिसे नेपोलियन कोड कहा गया, 1804 की नागरिक संहिता के तहत फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में भी सुधार व्यवस्था लागू की गई। इस प्रकार व्यापारिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग एवं सामान्य नागरिक जनता को एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं का, पूंजी का आवागमन सहूलियत हुई। लेकिन जीते हुए जो इलाके थे उसमें सुधारों की मिलीजुली प्रक्रियाएं मिली। होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स, मेज, मिलान, वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया एवं स्वतंत्रता का तोहफा का भरपूर स्वागत किया। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीता गया उनका उत्साह दुश्मनी में बदल गया। प्रशासनिक व्यवस्था उनके अनुरूप नहीं था। उन्हें फायदा कम, नुकसान ज्यादा दिखे। आप एनसीईआरटी में चित्र 2, 3, 4, 5 का विश्लेषण अवश्य करेंगे। अपने वीडियो में चित्र का विश्लेषण हम बाद में करेंगे और उम्मीद है कि ये सारे आप क्लास 10th के बच्चों को
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर किसी भी तरीके का अगर परेशानी या कठिनाई होती है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताएंगे, मैं उसे दूर करूंगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि चित्र का विश्लेषण हम अवश्य करेंगे और बच्चों आगे आने वाले समय में चित्र से भी कई ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप उसे अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। चित्र 2 में यह दिखलाया गया है जिसे पत्रकार रेडियास रेवनान ने 1798 में बनाए, जिसमें इसका थीम में दिखाया गया है कि किला जर्मन प्रांत के क्रैसल में निरंकुश शासक के गढ़ के रूप में दिखाया गया है। इस चित्र का एक अपना स्लोगन है कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। जैसा कि फ्रांस रेवोल्यूशन का आपने देखा कि आजादी पे विशेष बल दिया गया, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी को मुख्य जो एक मुद्दा माना गया और अन्य कंट्री ने भी जितने भी स्वतंत्र हुए उन कंट्री में भी लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी में विशेष ध्यान दिया गया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अन्य कंट्री ने भी इन्हें अपनाया। चित्र 4 में जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसमें आप चित्र 4 को देखेंगे। जेवेट क्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण को दिखाया गया है। वृक्ष और कहा गया, वृक्ष के रूप में यह कहा गया कि फ्रांस की सेना ने कहा हमसे आजादी और समानता ले लो। जैसा कि हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको जिक्र कर चुके हैं कि फ्रांस की सेना जहां जहां भी जाती थी, जिस कंट्री में वह आक्रमण करते थे, तो वहां पे वह आजादी और समानता का पाठ पढ़ाते थे। चित्र 5 में दिखाया गया है जो नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर वह फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दिखाया गया है, जिसमें आप जो नीचे ये देख रहे होंगे बहुत सारे चिट्ठी जो आप जमीन पर गिरे हुए हैं, वह उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिसे वह हार कर फ्रांस वापस आ रहा था। तो बच्चों ये एनालिसिस जो आपको हमने किया, आप पूरे चित्र को आप अच्छे तरीके से अध्ययन अवश्य करेंगे और अवश्य इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आगे आने वाले समय में जो है वह आपको मिल पाएगा।